गुड आफ्टरनून एवरीवन। आज हम इतिहास का 7वां भाग पढ़ेंगे, ठीक है। और उसमें हम पढ़ेंगे भारत में अंग्रेजों का आगमन। भारत में अंग्रेजों का आगमन कब होता है और अंग्रेज किस उद्देश्य से आते हैं। क्या अंग्रेज वाकई में पहले से ही भारत को गुलाम बनाने के उद्देश्य से आते हैं या तो वो व्यापार के उद्देश्य से आते हैं। आज हम इसके विषय में चर्चा करेंगे और पढ़ेंगे, ठीक है। चलें, तो सबसे पहले हम देखते हैं भारत में अंग्रेजों का आगमन। भारत में जब अंग्रेजों का आगमन होता है तो वो 1600 ईस्वी में होता है, ठीक। और उसके बाद कंपनी, उनकी जो कंपनी होती है ना, पहले तो अंग्रेज कहाँ के निवासी थे, ठीक है। अंग्रेज कहाँ के निवासी थे, यूरोप के ही थे, ठीक है। मैप में हम आपको बता देंगे कि हाँ अंग्रेज कहाँ के निवासी थे। कंपनी का औपचारिक नाम, सबसे पहले भारत जो इंग्लैंड था, जो आप ब्रिटेन कहते हैं, ब्रिटेन, वहां से अंग्रेज आते हैं। तो ब्रिटेन की जो महारानी थी, ठीक है, एलिजाबेथ, एलिजाबेथ ने क्या किया था, मतलब वहां के जो व्यापारी थे, एलिजाबेथ ने एक कंपनी की स्थापना की थी जिसका औपचारिक नाम था द गवर्नर एंड कंपनी मर्चेंट ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडिया, ठीक है। उन्होंने कंपनी की स्थापना की थी। ये नाम 1599 में दिया गया था, ठीक है। तो जब 1600 में कंपनी आती है तो उसका नाम ईस्ट इंडिया कंपनी होता है, जो कि भारत में आती है। कंपनी का जो गठन किया गया था वह मूलतः व्यापार के लिए किया गया था। कंपनी, इस कंपनी का जो 1600 में आती है, फिर इस कंपनी का जो गठन होता है, कंपनी का गठन मूलतः व्यापार के लिए होता है। किसके लिए होता है? व्यापार के लिए, ठीक है। सबसे पहले हम आपको बता दें कि भारत में जब अंग्रेज आए थे तो उनका कोई भी उद्देश्य भारत को गुलाम बनाने का नहीं था, ठीक है। और भारत को गुलाम बनाना किसी के बस की बात नहीं थी पहले से ही, वो आप जानते हैं। भारत को गुलाम बनाना इतना आसान काम नहीं था, क्योंकि भारत वह जगह है, वह भूमि है जहां पे एक एक से वीर, ठीक है, पैदा हुए और सिकंदर जैसे विश्व विजेता को यहाँ पर हराया गया। अगर आपको थोड़ा सा भी याद हो हिस्ट्री तो हम आपको बता रहे हैं कि सिकंदर, ठीक है, जो एक विश्व विजेता का सपना लेकर आता है, कई देशों को परास्त कर कर भारत के सिर्फ बॉर्डर पे कदम रखता है। उस समय भारत के उस क्या कहते हैं कि सीमा पर कदम रखता है, और सीमा के पाकिस्तान प्रांत का जो पंजाब होता है, उस समय पंजाब जो है, जो हमारा पंजाब है, पंजाब पाकिस्तान में भी है, पाकिस्तान का जो प्रांत होता है पंजाब, ठीक है, वहां पर एक राजा होते हैं पोरस, एक राजा होते हैं पोरस, ठीक है। पोरस जब सिकंदर का सामना करता है, ठीक है, सिकंदर का जब वो सामना करता है तो सिकंदर सबसे पहले आता है। तो पोरस से जब उसका युद्ध होता है तो पोरस हार जाता है। हम पूरी कहानी आपको नहीं बता सकते, बस इतना बता रहे कि भारत को गुलाम बनाना इतना आसान किसी के बस की बात नहीं थी। तो मैं बस ये बता रहा हूं कि भारत एक ऐसी जगह है कि जहां पर ऐसे वीर पैदा हुए हैं जिनको कि भारत को गुलाम बनाना इतना आसान नहीं था, बहुत मुश्किल था, अगर भारत के कुछ लोग ही धोखा ना दिए होते तो, ठीक है। पोरस आता है, ठीक है, पोरस से जब सिकंदर से युद्ध होता है तो पोरस हार जाता है। पोरस घुटनों के बल बैठा होता है और सिकंदर उससे पूछता है कि पोरस अगर बताओ तुम हमारी जगह होते तो हम तुम्हारी जगह होते तो तुम क्या करते। पोरस गिरा होता है सिकंदर के सामने, लेकिन कहता है कि महाराज अगर मैं आपकी जगह होता और आप हमारी जगह होते तो मैं इतना वार्तालाप करने का समय ना दिया होता, आपका सर धड़ से कब से क्या किया होता, अलग कर दिया होता। तो यहां पर क्या हुआ, यहां पे पोरस गिरा हुआ है, ठीक है, पोरस क्या हुआ है, गिरा हुआ है, लेकिन आप भी हार उसने नहीं मानी है, ठीक है। तो यहां पर पोरस की बात आती कि पोरस गिर गया लेकिन उसने हार नहीं मांगी और मौत के सामने चुनौती दे रहा है सिकंदर को। और सिकंदर क्या करता है, इस बात को देखता है कि उसको ये समझ में तो आ जाता है कि भारत की जब सीमा पर एक ऐसा राजा है जिसको मौत का कोई खौफ नहीं है, तो फिर आगे ऐसे पता नहीं कितने राजा मिलेंगे। और सिकंदर कुछ समय तक आता है भारत में, लेकिन वो भारत से ही वापस लौट जाता है और अपने विश्व विजेता सपना देखने का जो सपना वो देखा होता है उसका क्या होता है, टूट जाता है, ठीक है।
फिलहाल संभाजी महाराज को आप देख लीजिए, छत्रपति शिवाजी के जो पुत्र थे, जिन्होंने औरंगजेब के सामने जंजीरों में जकड़े होने के बावजूद मौत से आंखें मिलाकर अंतिम समय तक उन्होंने युद्ध किया। ठीक है, उन्होंने जब युद्ध किया तो मतलब उन्होंने युद्ध किया, उस समय उनसे कहा गया कि महाराज अपनी आंखों को क्या कर लीजिए, बंद कर लीजिए, तो उन्होंने उस आंखों को क्या किया, बंद नहीं किया। ठीक है, जब औरंगजेब ने पूछा कि आप मुझे बताइए कि आपका स्वराज्य क्या है, तो उन्होंने कहा पूरी जनता और ये जो पूरा भारत है, ठीक है, अखंड भारत जो है ये हमारा क्या है, स्वराज्य है, इसकी स्वतंत्रता हमारा क्या है, स्वराज्य है। तो यहां पर उन्होंने भारत को एक पूरा अपना जो परिवार माना, अपना जो देश माना, पूरा माना, अपना परिवार पूरा माना। यहाँ अपने का मतलब, यहाँ तो अगर एक पद कोई पा जाता है तो उस पद के लिए क्या होता है कि गोलियां चल जाती हैं, उस पद के लिए तो क्या से क्या हो जाता है पूरा। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे बड़ी बात यही थी कि यहाँ पे सबसे बड़ी बात ये थी कि जब औरंगजेब के सामने वो खड़े हुए, फिलहाल वो शहीद हुए, वीर गति को प्राप्त हुए, लेकिन उन्होंने क्या किया, गिरे जरूर लेकिन हार नहीं मानी। इससे हमें जिंदगी में एक बात तो सीखने को मिलती है कि जिंदगी आपको क्या कर सकती है, गिरा सकती है, लेकिन जब तक आप चाहो ना तब तक हरा नहीं सकती है। ठीक है, तो वही बात अंग्रेजों की है। ठीक है, वही बात अंग्रेजों की है कि अंग्रेज चाहते भी ना तो भी भारत को गुलाम नहीं बना सकते, क्योंकि भारत में इतने वीर थे कि भारत को गुलाम बनाना मुश्किल है। कहीं ना कहीं भारत थोड़ी बहुत अपनी गलतियों की वजह से या कुछ नीतियों की वजह से क्या करता है, गुलाम बनता है। हम आगे चलते हैं इसमें। ठीक है, कंपनी का मूलतः व्यापार क्या था, अंग्रेजों ने मूलतः व्यापार इनका क्या था, अंग्रेजों का, ठीक है, सॉरी, कंपनी का जो उद्देश्य था वो क्या था, मूलतः व्यापार का था। ठीक है, उसके बाद कंपनी करती क्या है, भारत से व्यापार करके जो पूर्वी देश होती है, ठीक है, जो यूरोपीय देश होती है और जो अलग अलग कंट्रियां होती हैं, उसमें क्या करती है, इसको बेचती है। और भारत से ये क्या व्यापार करती है, ठीक है, कंपनी भारत से सूती वस्त्र, मसाले, काली मिर्च का व्यापार करती है। व्यापार करती है, ठीक है, तो कंपनी यहाँ से ये सब व्यापार करती है। कंपनी जब आती है तो यहाँ पर होता क्या है, तो उससे पहले, आने से पहले एक घोषणा पत्र जारी करती है महारानी एलिजाबेथ। कंपनी जब बनती है तो एक घोषणा पत्र भी जारी हो जाता है महारानी एलिजाबेथ के द्वारा। ठीक है, एलिजाबेथ कहती हैं कि हम ईस्ट इंडिया कंपनी को एकाधिकार दे रहे हैं आगामी 15 वर्षों के लिए, मतलब आने वाले 15 वर्षों के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी को एकाधिकार दे रहे हैं। एकाधिकार का मतलब आप समझिएगा कि जब उन्होंने कहा कि अंग्रेज जो है, ठीक है, अंग्रेज की कंपनी का जो गठन किया गया है ईस्ट इंडिया कंपनी, वो जाएगी 15 वर्ष तक वही व्यापार करेगी, ना कि अब अंग्रेजी सरकार, मतलब वहां पे सरकार नहीं होते थे, क्राउन होता था, ठीक है, राजा होते थे, रानी होती थी। तो एलिजाबेथ प्रथम वहां की उस समय रानी थी, तो वो एलिजाबेथ प्रथम जो रानी थी वो कंपनी को जब एकाधिकार देती हैं तो कहती हैं कि अब इंग्लैंड से, मतलब जो ब्रिटेन है वहां से और कोई कंपनी भारत नहीं जाएगी इंग्लैंड की, बस एक ही कंपनी जाएगी, वो है ईस्ट इंडिया कंपनी। ठीक है, और ये एकाधिकार 15 वर्षों तक वो क्या करती है, निर्धारित करती हैं। ठीक है, तो एकाधिकार का अर्थ समझ में आए, यहाँ पर जो ब्रिटेन की महारानी है उन्होंने जो एकाधिकार दिया वो समझ में आया, तो उसके विषय में देखिए यहाँ पर उन्होंने क्या किया, एकाधिकार दिया। ठीक है, ब्रिटेन की महारानी
महारानी का नाम जो था एलिजाबेथ, एलिजाबेथ प्रथम, ठीक है। ब्रिटेन की महारानी जो थी एलिजाबेथ प्रथम थी, ठीक है। वो क्या करती हैं, 15 वर्ष का एकाधिकार कंपनी को देती हैं। ये 15 वर्ष का एकाधिकार, कंपनी को देती हैं, ठीक है। किसको देती हैं, कंपनी को, ठीक है, देती हैं, ठीक। एकाधिकार देने के बाद क्या होता है, 1600 में जब ये अधिकार देती है, 1603 ईस्वी में महारानी की क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है, ठीक है। 1603 में जब मृत्यु होने के बाद 1609 में जेम्स प्रथम, ठीक है, क्या होते हैं, 1603 में महारानी की मृत्यु हो जाती है। महारानी की मृत्यु, महारानी की मृत्यु हो जाती है और 1603 में मृत्यु के बाद महारानी के जेम्स प्रथम राजा बनता है और 1509 में क्या करता है, वो एक घोषणा जारी करता है। और वो घोषणा जो जारी करता है, जो वो घोषणा पत्र जारी करता है, उसमें कंपनी को अनिश्चित काल के लिए एकाधिकार दे देता है कि मतलब ये जो ईस्ट इंडिया कंपनी बनी हुई है, ये अब अनिश्चित समय तक भारत पर क्या करेगी, व्यापार, भारत से व्यापार कर सकती है, ठीक है। तो यहां पर क्या किया गया, भारत से व्यापार हुआ, ठीक है। यहां पर इन्होंने क्या किया, 1609 में जेम्स प्रथम जो होता है, ये कंपनी को अनिश्चित काल के लिए एकाधिकार प्रदान करता है। एकाधिकार दे देता है, ठीक है। जॉर्ज पंचम जो होता है वो कंपनी को अनिश्चित समय के लिए या अनिश्चित काल के लिए एकाधिकार दे देता है, ठीक है। अब भारत में एक दल आता है, प्रमुख जो दल आता है जो इंग्लैंड की तरफ से, तो वो पहला जो दल होता है ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से, जो पहला दल आता है वो कैप्टन हॉकिंस के का समय आता है, कैप्टन हॉकिंस के साथ आता है। कैप्टन हॉकिंस के नेतृत्व में जो दल आता है भारत में, वो 1608 में आता है। और 1608 में भारत में जो शासन चल रहा होता है, वो मुगल सत्ता तो पहले प्रारंभ हो चुकी होती है, ठीक है, 1526 से ही। तो उस समय जहांगीर होता है, तो जहांगीर के दरबार में वो क्या करता है, आता है, ठीक है। कैप्टन हॉकिंस के नेतृत्व में एक दल आता है, हॉकिंस, कैप्टन हॉकिंस के नेतृत्व में 1608 में एक दल भारत आता है। और ये किसके दरबार में आता है, तो उस समय ये जहांगीर, दरबार की बात करें तो दरबार में किसके जाता है, जहांगीर के, जहांगीर के दरबार में जाता है और जहांगीर से बातचीत करता है, व्यापारिक दृष्टिकोण को और बढ़ावा देने के लिए, समझौता करने के लिए क्या कहता है, जहांगीर से बात करता है। लेकिन यहाँ पर बात यह है कि जहांगीर से बात करता है लेकिन इसका कुछ हल नहीं निकलता है। और जहांगीर से जब ये जाता है तो ये फारसी भाषा में बात करता है, इसको फारसी और तुर्की भाषा दोनों का बहुत अच्छे से ज्ञान था, ठीक है। फारसी और तुर्की भाषा में ज्ञान तो था, लेकिन ये जब वहां जाता है तो फारसी भाषा में बात करता है।
एग्जाम में ये कई बार पूछा गया, इस बात को आप बहुत ध्यान से देखिएगा कि ये जो इनसे बात करता है, जहांगीर से बात करता है, जहांगीर से ये क्या करता है, फारसी भाषा में बात करता है, ठीक है, बात करता है। बात करता है, ठीक है, ये आता है और फिर क्या करता है, कुछ परिणाम उसका नहीं निकलता है तो और ये फिर चला जाता है। लेकिन 1608 ईस्वी में ही क्या होता है कि ये सूरत में एक ये अपनी तरफ से अनौपचारिक तरीके से, ना वहाँ मान्यता होती है ना वहाँ राजा उनको क्या करते हैं कि ये कहते हैं कि हाँ आप हम अनुमति दे रहे हैं, या उनकी तरफ से कोई प्रस्ताव पारित किया गया कि हम ये कहते हैं कि आप यहाँ पर अपनी फैक्ट्री स्थापित कर लीजिए या फैक्ट्री बना लीजिए। लेकिन ये क्या करते हैं कि सूरत में अपनी पहली अस्थायी कंपनी क्या करते हैं, स्थापित करते हैं। अस्थायी नहीं होती, ये अस्थायी तरीके की कंपनी होती है, ठीक है। इसके बाद ये सूरत में क्या करते हैं, सूरत में अस्थायी कंपनी क्या करते हैं, स्थापित करते हैं। पहली अस्थायी कंपनी स्थापित करते हैं, ठीक है। ये कंपनी को क्या करते हैं, स्थापित करते हैं, ठीक। जहांगीर में से मिलने के बाद वो चला जाता है और सूरत में अस्थायी कंपनी की स्थापना हो जाती है। और 1611 में ये फिर से एक गलत तरीके से क्या करते हैं, मछलीपट्टनम में फिर से अनौपचारिक तरीके से, कोई औपचारिक तरीका, अनौपचारिक का मतलब ये है बिना गवर्नमेंट, एक तरीके की, अगर हम आज की बात करें कि बिना गवर्नमेंट के, बिना परमिट के आप कोई भी काम कर रहे हैं, जिसमें गवर्नमेंट का क्या चाहिए आपको, एक क्या कहते हैं कि मान्यता चाहिए, कि गवर्नमेंट की वो मान्यता चाहिए कि गवर्नमेंट ने आपको ये दिया होगा कि आप इसको क्या कर सकते हैं, कर सकते हैं। इन्होंने बिना मान्यता के, बिना वहां की राजा के परमिशन से वहां पे मछलीपट्टनम में एक और फैक्ट्री, दूसरी फैक्ट्री की क्या कर दी, स्थापना कर दी, ठीक है। ठीक, दूसरी कंपनी जो इनकी थी, कंपनी वो कहाँ थी, मछलीपट्टनम में, मछलीपट्टनम। मछलीपट्टनम कहाँ है, तो मछलीपट्टनम को ही मुसलीपट्टनम कहते हैं। मुसलीपट्टनम आपको याद होगा, हमने मैप पे बताया था, मुसलीपट्टनम आंध्र प्रदेश में, तो मतलब मछलीपट्टनम कहाँ है, आंध्र प्रदेश में, ठीक है। अभी कोई औपचारिक तरीके की कंपनी स्थापित नहीं हुई है इनकी, ठीक है। तो इस वजह से अभी सब अस्थाई, ये पहली अस्थाई कंपनी थी और ये अनौपचारिक कंपनी थी, जो मतलब अनुमति नहीं मिला था या तो एक मान्यता नहीं मिली थी वहां से राजा के तरफ से, इन्होंने अपने से क्या किया था, कंपनी को स्थापित किया था, ठीक है। चलिए, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे पढ़ाते हैं। चलिए, चलिए, हमने दूसरी फैक्ट्री बताई कि दूसरी फैक्ट्री इन्होंने कहाँ स्थापित किया, तो मछलीपट्टनम में किया, ठीक है। और मछलीपट्टनम में इन्होंने कहाँ किया, तो हमने मछलीपट्टनम बताया, मछलीपट्टनम कहाँ है, मछलीपट्टनम में किया। और मछलीपट्टनम कहाँ है, तो मछलीपट्टनम आज आपका आंध्र प्रदेश में है, ठीक है। अभी अंग्रेजों का आगमन ही पढ़े हैं, ये
आगे अभी हम बता रहे हैं, ठीक है। ये अंग्रेजों का आगमन ही चल रहा है। आगमन, ठीक है, तो यही चल रहा है। 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी आती है भारत, ठीक है। उसकी कंपनी की स्थापना होती है, ठीक है। पहले महारानी करती हैं, फिर जेम्स प्रथम, हमने आपको बताया उन्होंने क्या किया, अनौपचारिक, सॉरी, क्या कहते हैं कि अनिश्चित काल के लिए एकाधिकार दे दिया, ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी को व्यापार का। अब हम आगे चलते हैं, ठीक है। 1613 में जहांगीर की अनुमति दी जाती है और सूरत में एक कोठी, ठीक है, एक फैक्ट्री की स्थापना की जाती है, ठीक है। अब पहली बार, ठीक है, 1603 में ये क्या करते हैं, जहांगीर से अनुमति मांगते हैं। 1603 में जहांगीर जहांगीर से ईस्ट इंडिया कंपनी को क्या मिल जाता है, अनुमति। किसके लिए, अनुमति प्राप्त की। और 1603 में अनुमति प्राप्त करने के बाद जहांगीर से अनुमति प्राप्त करते हैं और सूरत में ही क्या करते हैं, पहले कोठी का क्या करते हैं, ये निर्माण करते हैं, स्थापित करते हैं, ठीक है। चलिए, ये क्या करते हैं, सूरत में कोठी, सॉरी 1613 है, सॉरी, कोठी स्थापित करते हैं, करते हैं, ठीक है। 1613 में जब ये कोठी स्थापित करते हैं जहांगीर की अनुमति लेने के बाद, तो ये कोठी का नेतृत्व जो होता है थॉमस रो करता है, ठीक है। कौन करता है, थॉमस एल्बर्ट, ठीक है। इसका जो नेतृत्व होता है, कोठी की देख रेख जो करता है, यहाँ पे नेतृत्व का मतलब ऐसा नहीं है कि युद्ध करना है, नेतृत्व का मतलब होता है कि यहाँ जो कंपनी स्थापित, जो कोठी स्थापित की जाएगी उसकी देख रेख कौन करेगा, ठीक है। तो यहाँ थॉमस करता है, ठीक है, तो उसका पूरा नाम थॉमस रॉबर्ट था, ठीक है। कंपनी का नेतृत्व, नेतृत्व थॉमस रॉबर्ट करता है, थॉमस रॉबर्ट, थॉमस रॉबर्ट करता है, ठीक है। थॉमस रॉबर्ट कंपनी का क्या करता है, कोठी का नेतृत्व करता है। आप कोठी लिख लीजिए, आपको ज्यादा समझ में आएगा, ठीक है, क्योंकि वहां कोठी है, ठीक। तो यहाँ पे थॉमस रॉबर्ट का क्या करता है, 1613 में जब ये कोठी स्थापित हो जाती है इनकी, जब ये सामान यहाँ पर आने लगता है, जाने लगता है यहाँ से, तो 1613 में स्थापित होने के बाद 1500, सॉरी 1615 में, 1615 में क्या होता है, मुनरो आते हैं, ठीक है। कौन आता है, मुनरो भारत में क्या करते हैं, सॉरी, थॉमस रो, ठीक है। 1615 में टॉमस रो जहांगीर के दरबार में फिर आते हैं, और टॉमस रो क्या करते हैं, टॉमस रो जहांगीर के दरबार में आते हैं, ये भी व्यापारिक और वाणिज्यिक व्यवस्था को, अपने कंपनी के व्यवस्था को आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं। और ये करीब जब 1615 में आते हैं तो 1615 से 1619 तक यहाँ पर क्या करते हैं, रहते हैं। लेकिन कुछ खास इनका क्या होता है, प्रभाव नहीं पड़ता है और राजा के ऊपर, और कुछ खास ये मतलब समझौते नहीं कर पाते हैं, ठीक है। आते जरूर है 1615 में टॉमस रो,
1615 में जब ये आते हैं तो ये जो वहां के राजा होते हैं उनके दूत बनकर आते हैं, राजा के द्वारा भेजे जाते हैं। तो ये टॉमस रो जो होता है 1615 में भारत आते हैं। और ये वहां के जो राजा होते हैं उनके दूत के रूप में यहाँ पर आते हैं। और इसी के बाद फिर राजा की अनुमति मिलती है, दरबार राजा की अनुमति के साथ साथ और धीरे धीरे ईस्ट इंडिया कंपनी का जो विस्तार होता है बढ़ता जाता है। और ईस्ट इंडिया कंपनी मुगल के जो राजा थे उनसे अनुमति प्रदान प्राप्त करती है और अपनी कंपनियों जो कोठियां हैं, कोठियों का मतलब एक तरह से यहाँ पर जो है गोदाम वगैरह जो फैक्ट्री वगैरह है उनका विस्तार करती है। और विस्तार करती है और विस्तार का मतलब अब कई जगहों पर बनाती है, ठीक है, कई जगहों पर। कहाँ पे? अहमदाबाद, सूरत, मछलीपट्टनम आपने देख लिया, सूरत, मछलीपट्टनम, अहमदाबाद, आगरा, इन सब कंपनियों, इन सब जगहों पर क्या करती है? कोठियों का निर्माण करती है या कोठियां स्थापित करती है, ठीक है। कोठियां 1623 में कहाँ का? 1623 में सूरत, तो यहां तक इनका मछलीपट्टनम, भड़ौच, अहमदाबाद, और आगरा। 1623 में कंपनी जो थी विस्तार कर चुकी थी और कंपनी का विस्तार 1623 तक सूरत, मछलीपट्टनम, भड़ौच, अहमदाबाद, आगरा में क्या हुआ था? कोठियां स्थापित हो चुकी थी, ठीक है। यहां पर कोठियां स्थापित हो चुकी थी, ठीक है। यहां पर क्या हुआ था? कोठी स्थापित हो चुका था। अब कोठी स्थापित जब हुआ तो उस समय पुर्तगाल भी थे, तो पुर्तगाल को बहुत बुरा लग रहा था। पुर्तगाल करीब 125 साल तक क्या करता है? भारत से व्यापार करता है, वो तो पुराना होता है। फिलहाल डच बहुत ज्यादा तो समय तक नहीं करते भारत में व्यापार, या भारत को भी वो ज्यादा महत्व नहीं देते व्यापार की दृष्टि से। लेकिन पुर्तगाल को ये बात बहुत बुरी लगी, तो पुर्तगाल करता क्या है? पुर्तगाल इनसे क्या करता है? पुर्तगाल इनसे आता है, फिर व्यापारिक जो रास्ते होते हैं, समुद्री मार्ग होता है, अंग्रेज उनका सामना करते हैं और इनके अंग्रेज समुद्री मार्गों पे क्या करते हैं? युद्ध करते हैं और इनको हराकर इनकी जो कहानी होती है यहीं पर धीरे धीरे खत्म कर देते हैं। और बहुत बड़ी बात है कि आप 125 साल से भारत पे आए हो और व्यापार कर रहे हो, आपने रास्तों को खोजा है, ठीक है। लेकिन एक अभी इंग्लैंड आई 20 से 25 साल आया हुआ और उसने आपको क्या कर दिया? हरा के वापस भेज दिया कि बस भैया आप अपना देखिए, ठीक है। तो यहाँ पर अंग्रेज क्या किए? पुर्तगाल पर भारी पड़ते हैं, पुर्तगाल हार भी जाता है, ठीक है। और इसी तरह अब वो क्या करते हैं? आगे बढ़ जाते हैं, ठीक। अब 1632 की बात करें, 1623 में आ जाते हैं, तो अब अंग्रेजों का विस्तार देखिए धीरे धीरे बढ़ रहा है। हम बार बार करें कि अंग्रेज भारत को गुलाम बनाने के उद्देश्य से नहीं आए थे, अंग्रेजों का उद्देश्य भारत में गुलाम बनाना नहीं था, ठीक है। और अंग्रेज क्या कोई भी देश भारत को गुलाम बना भी नहीं सकता। उसका कारण मैंने आपको बताया अभी कि क्योंकि भारत में ऐसे वीर थे जिन्होंने क्या किया था कि अकेले अपने दम पर किसी को भी परास्त करने में सक्षम थे, ठीक है। और हारना अलग बात होती थी, वो अगर रण क्षेत्र में अगर भूमि पे गिर भी जाते थे, अगर अंतिम समय भी होता था तो भी वो अपने हौसले उनके नहीं हारते थे, ठीक है। तो भारत वो जन्मभूमि है, वो धरती है कि जहां पर एक एक से वीर पैदा हुए हैं, ठीक है। सिकंदर को पोरस ने हराया, सिकंदर का ही एक मंत्री था सेल्यूकस, जो चंद्रगुप्त मौर्य होता है, ठीक है, सेल्यूकस को हराता है, ठीक है। सेल्यूकस आता है, कुछ समय बाद सेल्यूकस भी आता है, करीब 305 ईसा पूर्व में आता है, 305 से 303 ईसा पूर्व में आता है। और वो चंद्रगुप्त मौर्य से उस समय उसका युद्ध होता है और चंद्रगुप्त मौर्य क्या करता है? उसको बहुत आसानी से हराता है, ठीक है। तो भारत वो धरती है, वो भूमि है कि जहां पर एक से लेके एक वीर पैदा हुए हैं, ठीक है। तो भारत को गुलाम बनाना इतना आसान नहीं था। भारत
जब चंद्रगुप्त हराता है तो चंद्रगुप्त हराता तो हराता है, चंद्रगुप्त की लड़की जो हेलेना होती है, ठीक है, उससे उसकी शादी होती है। सॉरी, चंद्रगुप्त की लड़की नहीं, सेल्यूकस की लड़की जो होती है हेलेना, हेलेना से चंद्रगुप्त की क्या होती है, शादी होती है। चंद्रगुप्त उससे शादी करता है और दहेज में भैया पाकिस्तान और अफगानिस्तान देता है सेल्यूकस, सोच लीजिए, ठीक है। उसको दहेज में पूरा पाकिस्तान और अफगानिस्तान मिला था चंद्रगुप्त को, ठीक है। तो सबसे बड़ी बात है कि गीता पढ़िए आप, गीता पढ़ेंगे, गीता पढ़ने का उद्देश्य क्या होता है कि धर्म और कर्म का जो समन्वय है उसमें, जो उसमें एक मेल है दोनों का, कब आपको धर्म और कर्म दोनों को कैसे लेकर चलना है वो गीता आपको सिखाता है, ठीक है। आज हम अपने वीर के बारे में नहीं, वीर जो हमारे योद्धा है उनके बारे में कम जानते हैं। हम सैयारो मूवी जो आई है अभी फिलहाल, आप जानते ही होंगे, लोग थिएटर पे रो रहे हैं, लोग रोड पे रो रहे हैं, लोग कहां पर रो रहे हैं। तो आप, हमारा जनरेशन जा किस एरिया में रहा है, जा किधर रहा है, ठीक है। हमें अपनी इतिहास के बारे में ठीक से नहीं पता है। जब आपको अपने इतिहास के बारे में ठीक से नहीं पता है, कहते हैं जो इतिहास जानेगा वही इतिहास बदल सकता है। इतिहास बदलने के लिए इतिहास पढ़ना पड़ेगा आपको, ठीक है। एक कहावत है, कहते हैं कि एक सर थे, उन्होंने कहा था कि कर्म अगर सच्चाई है, कर्म अगर सच्चाई है तो कर्म कहाँ निष्फल होगा, हर एक संकट का हल होगा, आज नहीं तो कल होगा, ठीक है। आई बात समझ में? तो आप संघर्ष करिए, संकट तो आते रहते हैं जीवन में, चाहे आप गोल कोई बना रहे हैं, चाहे फिर आप किसी भी क्षेत्र में संघर्ष करिए। आसान होगा, मुश्किलें तो आएंगी लेकिन रास्ते जरूर निकलेंगे। लेकिन आप जब कहते हैं ना ठंडी में हम निकलते हैं तो हम रास्ते दूर का नहीं देख पाते हैं, लेकिन एक एक कदम जब बढ़ाते हैं तो रास्ते अपने आप खुलते चले जाते हैं, ठीक है। तो चलिए आज हम यहाँ पर, अभी हम इस लेक्चर को अटेंड करें तो हम इस पे आगे बढ़ते हैं फिर, ठीक। सूरत 1623 में अंग्रेजों की जो कंपनी थी यहाँ पर स्थापित हो चुकी होती है। अब 1623 के बाद जो अंग्रेज जो होते हैं 500 पाउंड देकर, कुतुब शाह गोलकुंडा के एक राजा होते हैं, ठीक है। गोलकुंडा आज के टाइम में आपका तेलंगाना में है। गोलकुंडा के एक राजा होते हैं, गोलकुंडा के जो राजा होते हैं कुतुब शाह होते हैं, उनको 500 पाउंड देता है। और वार्षिक कर, एक तरह से ये वार्षिक कर होता है 500 पाउंड, इस मतलब पैसा आप समझ सकते हैं, ठीक है। 500 पाउंड देता है और उनसे समझौता करता है कि हम तेलंगाना की जो क्या कहते हैं समुद्री जगह पर है वहां पर हम बंदरगाहों पे हमारा क्या होगा, नियंत्रण होगा। तो तेलंगाना के, सॉरी मैंने अभी क्या बोला, सॉरी, गोलकुंडा के जो राजा थे कुतुब शाह, उसको बहुत आसानी से क्या कह देते हैं, अनुमति दे देते हैं। तो कुतुब शाह जब अनुमति दे देते हैं तो ये जो फरमान होता है, ठीक है, इसी फरमान को गोल्डन फरमान कहते हैं या सुनहरा फरमान कहा जाता है, ठीक है। क्या कहा जाता है, सुनहरा फरमान कहा जाता है। आई बात समझ में? चलिए 1632 का समय होता है, ठीक है। 1632 में क्या होते हैं, कुतुब शाह गोलकुंडा के शासक होते हैं, गोलकुंडा के शासक, गोलकुंडा के जो शासक होते हैं वो होते हैं कुतुब शाह, ठीक है। कौन होते हैं, कुतुब शाह होते हैं। ठीक है, कुतुब शाह से जो कंपनी होती है वो समझौता करती है, वो एक फरमान पे समझौता करती है। उस समझौते में क्या होता है इस बात को आप देखिएगा। तो गोलकुंडा के शासक कुतुब शाह और कंपनी दोनों में क्या होता है, समझौता होता है। तो उस समझौते में समझौता होता है और समझौता में क्या होता है, कंपनी जो होती है प्रतिवर्ष 500 पाउंड, प्रतिवर्ष इनको 500 पाउंड देगी। लेकिन उसके साथ साथ देगा, ठीक है।
उसके साथ जो साथ कंपनी का जो अधिकार है, गोलकुंडा के बंदरगाह पर कंपनी का अधिकार होगा। ठीक है, गोलकुंडा जो कि तेलंगाना में है, तो उस समय वहां के राजा जो थे कुतुब शाह थे, कुतुब शाह से ये फरमान जारी कराया जाता है, मतलब ये समझौता किया जाता है जिसको हम सुनहरा फरमान कहते हैं। ठीक है, तो सुनहरा फरमान इसी को कहा जाता है। ये क्वेश्चन आया हुआ है एग्जाम्स में, इसको बहुत ध्यान से, जो इनके बीच समझौता होता है, कंपनी जो 500 पाउंड देती है, कंपनी और इनके बीच जो समझौता है, इस समझौते को ही क्या कहा जाता है? सुनहरा फरमान, सुनहरा फरमान, याद रखिएगा इसको। ठीक है, सुनहरा फरमान जारी किया जाता है। ठीक है, कि अब कंपनी जो क्या करेगी भैया, ये सुनहरा फरमान है, कंपनी का सभी बंदरगाह जो तेलंगाना, जो मतलब गोलकुंडा के बंदरगाह हैं, उन पे सभी पे क्या होगा? कंपनी का अधिकार होगा। आई बात समझ में यहाँ पर? ठीक है, इसके आगे हम कल पढ़ेंगे। ठीक है, कल अंग्रेजों का आगमन और अंग्रेज कहाँ पर पूर्ण रूप से भारत को गुलाम बना लेते हैं, वहां तक हम पढ़ेंगे पहले। ठीक है, फिर फ्रांसीसियों का आगमन हम पढ़ेंगे। ठीक, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।